हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्रत्यावर्ती धारा के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे अनुनादी परिपथ के बारे में, यानी कि अनुनादी परिपथ क्या होते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कई टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एलसीआर परिपथ क्या होते हैं, इसके अलावा प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, इसके अलावा धारतीय प्रतिघात क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनुनादी परिपथ क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे एलसीआर परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर हो, तो ऐसे परिपथों को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। याद रखिएगा, जब प्रेरण प्रतिघात का मान जो है धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है एलसीआर परिपथ में, तो ऐसे एलसीआर परिपथ को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे वे एलसीआर परिपथ, वे एलसीआर परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात जिसे हम लोग लिखते हैं एक्स एल से, प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात जिसे हम लोग एक्स सी से लिखते हैं के मान के बराबर हो, ऐसे परिपथों को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे एलसीआर परिपथ जिसमें जो है प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर हो, ऐसे परिपथों को जो है अनुनादी परिपथ कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि अनुनादी परिपथ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। इसके अलावा दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ। तो ये दो प्रकार के होंगे, एक श्रेणी और दूसरा समांतर। तो अब इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, यानी कि श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है एलसीआर परिपथ की। तो अगर एलसीआर परिपथ के लिए हम लोग यहाँ पर फिगर तैयार करें तो ध्यान दीजिए, एल यानी कि प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व इस प्रकार से होगा। इसके अलावा सी यानी कि संधारित्र, आर यानी कि प्रतिरोध। तो इस प्रकार ये हो गया एल, ये हो गया सी और ये हो गया आर। इन तीनों को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। इस प्रकार यहाँ पर इससे जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो ये है आपका एलसीआर परिपथ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि यदि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z है, तो यानी कि अगर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है, Z, तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है Z बराबर अंडर रूट एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इतना होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, और अनुनाद की स्थिति में आपको क्या बताया गया कि इसकी स्थिति में जो है
प्रेरण प्रतिघात का मान जो होता है वो धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है, यानी कि XL बराबर XC। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा यानी कि XL डिफरेंस XC वो क्या होगा, फिर शून्य होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि बराबर हैं इसलिए XL डिफरेंस XC बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर इसका मान 0 है तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रतिबाधा होगी वो मिनिमम हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो Z मिनिमम बराबर फिर आप यहाँ पर लिखेंगे √R², या फिर आप बता सकते हैं बराबर R। यहाँ पर ध्यान दीजिए Z का मान फिर क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि प्रतिबाधा जो है वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसका मान क्या होगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो जब इसका मान शून्य हो गया तो उस स्थिति में जो प्रतिबाधा थी वो न्यूनतम हो गई, यानी कि कम हो गई। और इसका मान किसके बराबर है, यहाँ पर प्रतिरोध के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अगर आप धारा ज्ञात करते हैं तो धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V बटे में होता है R, और R यहाँ पर किसके बराबर है, Z, यानी कि प्रतिबाधा के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Z मिनिमम, और अगर इसका मान कम होगा तो उस स्थिति में जो धारा यहाँ पर प्राप्त होगी वो अधिकतम होगी। याद रखिएगा, जब यहाँ पर प्रतिबाधा कम होगी तो धारा जो होगी उस समय क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि यहाँ पर जो धारा प्राप्त होगी वो फिर अधिकतम होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जब Z यानी कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाएगा तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटी संख्या से भाग करते हैं किसी संख्या को तो इसका मान ज्यादा आएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखिए पुनः XL बराबर XC। अभी आपको बताया गया था यहाँ पर XL बराबर क्या होता है, XC, तो वही लिखा गया यहाँ पर पुनः XL बराबर XC। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र होता है XL बराबर होता है ओमेगा L, तो इसकी जगह पे आप रख दीजिए ओमेगा L बराबर XC। इसका मान होता है 1/ओमेगा C, इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ पर इसका गुणा करें, इधर ध्यान दीजिए, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा², इसके अलावा LC बराबर में कितना हो जाएगा, 1, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप ओमेगा² का मान ज्ञात करेंगे तो LC जो है इसके बटे में आएगा, यानी कि 1/LC इतना हो जाएगा। इसके बाद ओमेगा बराबर स्क्वायर हटाएंगे, उधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1/LC इतना लिख सकते हैं आप अंडर रूट में। ओमेगा का मान होता है 2πf, इतना होता है। ध्यान दीजिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। यहाँ पर हम लोग f की जगह पे यूज करेंगे f0, यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं 1/√LC। अगर आप यहाँ से अनुनादी आवृत्ति यानी कि f0 का मान ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि इससे आप ऐसा लिखेंगे 1/2π√LC। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति आ गई। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ f0 अनुनादी आवृत्ति, तो ये यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग आवृत्ति और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये x अक्ष है और ये यहाँ पर y अक्ष है। इस दिशा में हम लोग धारा लेंगे और इस दिशा में यहाँ पर हम लोग आवृत्ति लेंगे, यानी कि f। तो जब यहाँ पर धारा और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से प्राप्त होगा, ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर धारा का मान सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर धारा सबसे अधिकतम होगी, I मैक्सिमम। यहाँ पर धारा का मान जो है सबसे ज़्यादा होगा, तो इस बिंदु पर धारा का मान सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति यानी कि f0। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप धारा और अनुनादी आवृत्ति के बीच जो है ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ में कि यहाँ पर जो प्रतिबाधा होती है इसका मान किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। और यहाँ पर प्रतिबाधा जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि प्रेरण प्रतिघात का मान जो है वो धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर है। इस स्थिति में दोनों का जो अंतर होता है वो शून्य हो जाता है, और इसके शून्य होने के कारण यहाँ पर जो Z का मान है वो न्यूनतम हो जाता है। और जब Z का मान न्यूनतम हो जाएगा तो जो आपको सूत्र पढ़ाया गया है, सूत्र होता है I बराबर V/R।
जिसमें आर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध, और यहाँ पर आर का मान किसके बराबर था, जेड मिनिमम के बराबर, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पे क्या प्रयोग कर दिया गया, जेड मिनिमम। और जब यहाँ पर जेड का मान हम लोग कम रखेंगे तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम आएगा, इसलिए यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, जब इसकी जगह पे हम लोग प्रयोग कर देंगे जेड मिनिमम। तो इस प्रकार से जो है आप श्रेणी अनुनादी परिपथ को समझ सकते हैं। तो अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, यानी कि समांतर अनुनादी परिपथ। समांतर अनुनादी परिपथ। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आप फिगर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रेरकत्व L जोड़ देते हैं और इसके साथ यहाँ पर प्रतिरोध R। इसके बाद ध्यान दीजिए अगले भाग में यहाँ पर हम लोग संधारित्र C और इसके साथ यहाँ पर प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संबंधित कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये संधारित्र है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पर ये प्रेरकत्व है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर धारा इस प्रकार से प्रवाहित की जाए कि मान लीजिए इसमें धारा जा रही है I1 और इसमें धारा जा रही है I2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ये परिपथ इस प्रकार से तैयार करना है कि दोनों में जो धारा प्रवाहित हो उसका मान बराबर हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि परिपथ व्यवस्था इस प्रकार हो, कि I1 बराबर I2, यानी कि यहाँ पर जो है परिपथ व्यवस्था इस प्रकार से तैयार करना है कि इस I1 का मान I2 के बराबर हो। तो अब ध्यान दीजिए जो यहाँ पर धारा I1 जा रही है वो किस परिपथ में जा रही है, L और R परिपथ में। तो यहाँ पर L और R परिपथ में जा रही है, तो यहाँ पर इसकी प्रतिबाधा जो है L और R परिपथ की प्रतिबाधा हम लोग मान लेते हैं Z1। इसके अलावा जो आपका CR परिपथ होगा इसकी प्रतिबाधा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं Z2। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है I बराबर V/Z। तो V यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा यानी कि वोल्टेज होएगा, और बटे में यहाँ पर प्रतिबाधा यानी कि Z1। इसी प्रकार यहाँ पर भी वोल्टेज हो जाएगा V। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्रतिबाधा यहाँ पर Z2। वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, यहाँ पर याद रखिएगा समांतर क्रम में वोल्टेज का मान जो है समान होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा V बटे यहाँ पर है Z1। तो यहाँ से हम लोग LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखेंगे। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हो जाएगा XL² प्लस R², इतना होगा अंडर रूट में। इसी प्रकार ध्यान दीजिए V बटे Z2 का मतलब CR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट XC² प्लस R², इतना होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर वोल्टेज समान है इसलिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान दीजिए कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, इसका गुणा इधर 1 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा XC² प्लस R² बराबर इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा XL² प्लस R²। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वर्ग करने पर, तो जब वर्ग किया जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा यानी कि XC² प्लस R², इधर आ जाएगा XL² प्लस R²। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर R² से R² जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा फिर XC² बराबर XL², दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो XL बराबर फिर कितना आ जाएगा XC। आप इसे चाहे तो लिख दीजिए XC बराबर XL, या फिर आप लिख सकते हैं XL बराबर XC। और ये कौन सी स्थिति है, ये अनुनाद की स्थिति है, आप बता सकते हैं, जो कि अनुनाद की स्थिति है, क्योंकि अनुनाद में यही स्थिति आपको बताई गई थी कि यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात होता है इसका मान धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे अतः XL बराबर XC, तो इसके मान रख दीजिए। XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर होता है 1/√,
ओमेगा सी, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिए ओमेगा का इधर गुणा कर दीजिए, एल इधर बटे में ले आइए तो ये हो जाएगा 1/L/C। ओमेगा ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1/L/C। ओमेगा का मान रख दीजिए 2πf0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/√L/C। यहाँ से आप f0 का मान ज्ञात करिए, यानी कि f0 यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति है, तो जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2π बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/2π√L/C। तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का मान आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान आया है यही श्रेणी अनुनादी परिपथ में भी आया था, यानी कि आवृत्ति दोनों की सेम होती है। यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं जहाँ अनुनादी आवृत्ति बराबर f0, यानी कि f0 यहाँ पर क्या है, अनुनादी आवृत्ति। अगर यहाँ पर भी जो है आप धारा और इसके अलावा आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप धारा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरफ हो जाएगी आपकी धारा और इस तरफ आवृत्ति। यहाँ पर ये x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है। इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, यानी कि यहाँ पर मान पहले घटता है फिर बढ़ता है, और उसमें पहले मान बढ़ता है बाद में घटता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बिंदु पर धारा जो होगी यहाँ पर सबसे कम होगी, यानी कि न्यूनतम होगी, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं I मिनिमम। तो जहाँ पर धारा सबसे कम होगी वहीं पर इसकी अनुनादी आवृत्ति यानी कि f0। तो इस प्रकार से हम लोग इस परिपथ में जो है यहाँ पर धारा और आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यानी कि समांतर अनुनादी परिपथ का यूज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसका यूज जो है यानी कि इसका उपयोग जो है वो रेडियो प्रेसी में किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग जो है हम लोग रेडियो प्रेसी में करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ था उसके बारे में बता सकते हैं कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग जो है हम लोग रेडियोग्राही में करते हैं। तो ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1 आप बताएंगे यहाँ पर समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियो प्रेसी में किया जाता है। रेडियो प्रेसी में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि इसे हम लोग फिल्टर परिपथ भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फिल्टर परिपथ। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियोग्राही में किया जाता है। रेडियोग्राही में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग हम लोग रेडियोग्राही में करते हैं। इसके अलावा समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग जो हम लोग रेडियो प्रेसी में करते हैं और इसे फिल्टर परिपथ भी बोला जाता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।